अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशन। इमोशन क्या होती हैं, किस तरीके से हम इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशन एंड अरूशल क्या होता है, एक्सप्रेशन एंड इमोशन को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, क्या क्या जनरल रिएक्शन हो सकते हैं, एग्रेशन क्या है, वो हम सब आज के लेक्चर में देखेंगे। ये आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, एक मेजर यूनिट है इमोशन। इसमें से यूएचएस से जो है यूएचएस में के जो पास्ट पेपर हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी जो है वो इसमें से आए हुए हैं। सबसे पहले बात की जाए इमोशन क्या है, तो अगर आप सिंपल वर्ड में बात करो तो वर्ड इमोशन बेसिकली ड्राइव किया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसको कहते हैं इमोवर। इसका मतलब होता है स्टर अप स्टेट या एक्साइटमेंट। यानी सिंपल वे में जब आप स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में होते हो या आप मेंटली या फिजिकली फिजियोलॉजिकली आपको कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उस स्टेट को, उस कंडीशन को आप कहते हो इमोशन। या आपको कुछ बेसिक टाइप्स बताई हुई हैं, बेसिक इमोशन कुछ टाइप्स बताई हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट जिसमें आप आपके दिल में किसी के लिए नफरत भरे जज्बात होते हैं, एंगर, गुस्सा एंड सरप्राइज। इमोशन को ये तीन लोग ने जो है वो अपने अपने वे में डेफिनेशन बताई, या आपको जो भी अच्छी लगे इनमें से आप कोई से दो इंडिविजुअल्स की जो है वो आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। यंग साहब थे, इन्होंने कहा था कि जब एक इंडिविजुअल में एज अ होल डिस्टर्बेंस होती है, एक्यूट डिस्टर्बेंस होती है इंडिविजुअल में एज अ होल, जो साइकोलॉजिकल रीजन भी हो यानी साइकोलॉजिकली भी वो डिस्टर्ब हो, कॉन्शियस एक्सपीरियंस वो अवेयर भी हो कि उसको ये डिस्टर्बेंस है, एंड विसरल फंक्शन और उसकी बॉडी के फंक्शनिंग में भी चेंजेस आए तो उसको आप कहते हो इमोशन। एज अ होल जो डिस्टर्बेंस है, जो साइकोलॉजिकल भी हो, विसरल भी हो, कॉन्शियस एक्सपीरियंस में भी, उसको आप कहते हो इमोशन। गेट ने इमोशन को कैसे डिफाइन किया था कि इसने ये कहा था कि इमोशन वो एपिसोड है जिसमें इंडिविजुअल फील करता है मूव या एक्साइटेड, जिसमें आप वो मूव या एक्साइटेड फील करता है उस कंडीशन को, उस एपिसोड को, स्टेट को आप कहते हो इमोशन। जेम्स ड्रेवर साहब ने इमोशन को डिफाइन किया था कि ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है एक ऑर्गेनिज्म की जिसमें बॉडीली या मेंटल चेंजेस आती हैं, बॉडीली एंड सॉरी मेंटल चेंजेस आती हैं, और उसकी वजह से फिर पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, मार्क बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो उस स्टेट को आप कहते हो इमोशन। नेक्स्ट, इमोशन के दो कंपोनेंट बताएं। कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, एक बॉडीली चेंज होता है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस में मेन दो आते हैं, सब्जेक्टिव एंड कॉग्निटिव। कॉग्निशन कॉन्शियस एक्सपीरियंस मीन कि पर्सन अवेयर होता है कि इस टाइम उसको किस तरह की इमोशन को वो महसूस कर रहा है, यानी उसको पता होता है कि इधर इस टाइम में अंदर जो है पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव है, मैं अच्छी इमोशन को महसूस कर रहा हूँ या किसी बैड इमोशन को जो है वो महसूस कर रहा हूँ। कॉग्निटिव मीन कि पर्सन उसको इंटरप्रेट कर सकता है कि उसकी ये इमोशन कैसी है, ये फर्दर जो है वो इमोशन उसको किस तरफ लेके जाएगी, या ये एक अच्छी इमोशन है या नहीं है। बायोलॉजिकल चेंजेस में दो आ जाते हैं, एक बिहेवियरल, एक फिजियोलॉजिकल, दूसरा बिहेवियरल। फिजियोलॉजिकल जिसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आता है, जैसे हार्मोन में कोई चेंज आया, वाइटल साइन में कोई चेंज आया, या शुगर लेवल में कोई चेंज आया, ये सारा फिजियोलॉजिकल। बिहेवियर के उस इमोशन की वजह से आपके बिहेवियर क्या, आप रिएक्ट कैसे करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन क्या, आपकी बॉडी मूवमेंट्स क्या, वो सारी आ जाती हैं बिहेवियर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि कंपोनेंट क्या है इमोशन के, चार आप मेन या मेन दो आप कह लो जिसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, या आप ये चार कंपोनेंट कह लो। सब्जेक्टिव फीलिंग, क्या आप अवेयर होते हो, आपको पता होता है कि इस टाइम जो है वो आप क्या महसूस करें। कॉग्निटिव प्रोसेस, आप उस सारे प्रोसेस को, अपनी इमोशन को इंटरप्रेट कर सकते हो, उस सिचुएशन के बारे में थिंक कर सकते हो। फिजियोलॉजिकल इरोशन में आता है कि आपकी बॉडी में चेंज आता है, जैसे वाइटल साइन में चेंज आएगा या आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी वगैरह वगैरह। बिहेवियरल एंड एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स में आता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन में, आपकी बॉडी मूवमेंट में, आपकी जेस्चर में, आपके वॉइस ऑफ टोन में जो है वो क्या चेंज आता है, वो बिहेवियरल एंड एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स में आ जाता है। तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। या अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एलिमेंट्स ऑफ इमोशन बताएं, तब भी आप यही चीज़ें जो है वो मेंशन करोगे। फिर एक टर्म होती है अरोजल। अरोजल मीन कि आपकी बॉडी जो है वो कितनी स्टेट ऑफ अवेकन में है, ठीक है, यानी फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली जो स्टेट ऑफ बीइंग अवोकन होती है, या आपके सेंस ऑर्गन कितने स्टिमुलेटेड हैं, उस कंडीशन को कहते हैं अरोज। यानी आपकी बॉडी कितनी अरोज है, कितनी जागी हुई है, इधर फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली आपके सेंस ऑर्गन, आपके ऑर्गन कितने स्टिमुलेट हुए हैं, उस कंडीशन को आप कहते हो जो है वो अरोजल। फिर ये दो थ्योरीज मेन है जो इन्होंने इमोशन को डिस्क्राइब किया है, जेम लेंस थ्योरी एंड कैनन बार्ड थ्योरी। जेम लेंस थ्योरी ये कहती थी कि जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन होती है, कोई स्टिमुलाई आता है, तो आपकी बॉडी में पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, यानी आपके बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा, और देन आप एक्सपीरियंस करोगे, कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करोगे कि आपको वो इमोशन महसूस करो। जैसे आपने अगर कोई शेर को देखा तो पहले आप भागोगे शेर को देख के, एंड देन यू रियलाइज कि आप भाग इसलिए रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है। जबकि कैनन बार्ड कहता था नहीं, जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आती है, कोई स्टिमुलाई आता है, तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दोनों एट अ टाइम एक साथ जो है वो टेक प्लेस होते हैं। यानी आप भागते हो और आपको जो डर वाली फीलिंग है वो दोनों आपको एक साथ जो है वो महसूस होती हैं, जैसे ही आप कोई लाइन को देखते हो।
फिर नेक्स्ट ये परसेप्शन ऑफ इमोशन का बताया हुआ है कि इमोशनल सिचुएशन में आपकी परसेप्शन क्या है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है इमोशन। अगर आप उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से परसीव करते हो तो आपके अंदर एक अच्छी इमोशन जागेंगी। अगर आप उस सिचुएशन को नेगेटिवली इंटरप्रेट कर रहे हो, नेगेटिवली परसीव कर रहे हो, तो आपके अंदर एंगर की, सैडनेस की, डिप्रेशन की ये इमोशन जो है वो आपके अंदर जागी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पर्सन जो है वो कोई फ़नी चीज़ बताता है, अब एक पर्सन हो सकता है उसको सुन के हंसे, एंजॉय करे, जॉय की इमोशन उसके अंदर रो दो, और एक पर्सन को उसको सुन के गुस्सा है कि कोई जॉक है, ये कोई मतलब कितना चीप जॉक है, तो उसके अंदर सेम जो है वो एंगर की इमोशन जाग सकती है। तो ये डिपेंड करता है दोनों पर्सन ने उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे परसीव किया। नेक्स्ट अगले पॉइंट में आपको बताया कि जो आपकी इमोशन है वो ब्लॉक कर सकते हैं आपकी रीजनिंग की एबिलिटी को या रैशनलाइजेशन को। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में होते हैं, वो इधर सैडनेस की हो, हैप्पीनेस की हो, या कोई भी सरप्राइज की इमोशन हो, तो उसकी वजह से हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी रीजनिंग एबिलिटी जो है वो ब्लॉक हो। जैसे एक पर्सन है, अगर खुदा ना करता उसको कोई मेजर इलनेस है, तो उस इलनेस की वजह से क्या होगा, इमोशन उसके अंदर क्या है, सैडनेस की इमोशन है, उस सैडनेस की वजह से वो हर एक के साथ एग्रेसिवली बिहेव करेगा, प्रॉपर तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। अगर कोई उसकी बेहतरी के लिए भी कहता है कि आप मेडिसिन खा लें, खा लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो वो आगे से हार्शली बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, स्ट्रेंज बिहेवियर शो, क्योंकि उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से उसकी रीजनिंग ब्लॉक हो जाती है, वो रैशनलाइज प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाता। आगे कुछ बायोलॉजिकल बेसिस बताइए इमोशंस की, कि आपके जो है वो इमोशन में जो है वो बेसिकली कौन कौन से प्रोसेस हैं आपके बॉडी के अंदर, जो है वो जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जो बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट फंक्शनिंग, इन सारे सिस्टम के अंदर जो है वो ड्यू टू इमोशन चेंज आता है। आपके ब्रेन के कौन से मेन पार्ट्स हैं जो आपके इमोशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें आ जाता है कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड एमिगडाला। ये मेन जो आपके पार्ट्स हैं ब्रेन के, जो आपके इमोशन को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, कॉर्टेक्स दिखाया है, एमिगडाला दिखाया हुआ है, हाइपोथैलेमस जो है वो दिखाया हुआ है, जो आपकी इमोशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ये सेम आपके पास आ जाता है डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर की फंक्शन है। एड्रेनलिन की बात करें तो फाइट एंड फ्लाइट न्यूरोट्रांसमीटर है आपका मेन, नॉरएड्रेनालिन आपका कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर है, आपका डोपामिन प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन को मूड न्यूरोट्रांसमीटर कहते हो, गाबा को कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन को लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामेट को मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एंडोर्फिन को आप यूफोरिया न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ बेसिक फंक्शन है। अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाए तो आप इजीली जो है बाकी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपकी इमोशन को या आपकी बिहेवियर में चेंज लाने का सबब बनते हैं। यूफोरिया कहते हैं स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, जिसमें आप हैप्पी हो, एक्साइटेड हो, तो खुश होते हो, आपका मूड प्लेजेंट होता है, उस कंडीशन को कहते हैं यूफोरिया। आगे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताएं इमोशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूएचएस के पास पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि ड्यू टू इमोशन आपके हार्ट रेट में चेंजेस आ जाते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है, आपके सेम ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ सकती है। जब आप सेटिस्फाइड होगे, रिलैक्स होगे, तो आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग कुछ होगी थी ना, जब आप एंशियस, नर्वस होगे, सैड होगे, तो आपकी बीपी की रीडिंग कुछ आएगी। सेम रेस्पिरेटरी रेट भी इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है उनके लेवल में भी जो है वो अप एंड डाउन राइज होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं ड्यू टू इमोशन। जैसे डायबिटिक पेशेंट अगर वो स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से जो है वो इंसुलिन की रिलीज, जो पैंक्रियाटिक हार्मोन की सेक्रीशन है वो अफेक्ट आएंगी, जिसकी वजह से पेशेंट का जो है वो इंसुलिन की जो है वो फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, और जो है वो पर्सन का शुगर लेवल मजीद जो है वो रेज्ड हो सकता है। इस तरह ब्रेन वेव्स आपकी जो है वो ड्यूरिंग डिफरेंट इमोशन आपके ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी हो रही होती है, या जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी, उस पर भी अफेक्ट आता है। उसकी जो वो अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल वेव्स को या उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करो जो है वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की मदद से, तो आप देखोगे डिफरेंट किस्म की वेव्स को जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जब एक पर्सन अलर्ट होता है डे टाइम में तो उसकी वेव ज़्यादा फास्ट होती है, सीधा नाइट टाइम में जो है वो वेव्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए तो ड्यू टू इमोशन आपकी जो स्किन है उसके अंदर जो बायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसका जो बायोइलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, उसमें भी ड्यू टू इमोशन जो है वो चेंज आता है। आपने जैसे देखा है ना, जब आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो, सरप्राइज होते हो या फियर्ड होते हो, तो आपको स्वेटिंग हो रही होती है, आपके हाथ ठंडे या हुए होते हैं, तो ये ड्यू टू इमोशन जो है वो आपके स्किन में भी जो है वो चेंजेस आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सेम, आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जो ट्रैक की सेक्रीशन है, उसमें भी चेंजेस आती हैं ड्यू टू योर इमोशनल रिएक्शन। जैसे आपने देखा ना, कुछ लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन में उनका डाइट पैटर्न डिफरेंट, कुछ लोगों को सैडनेस में भूख ज़्यादा लगती है, कुछ को कम लगता है, किसी को खुशी में बिल्कुल ही भूख नहीं लगती, किसी को बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये ड्यू टू डिफरेंट इमोशन जो है वो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी चेंजेस आती हैं। वाइट ब्लड सेल कॉर्पसल की बात की जाए तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है वो आपकी WBC की स्ट्रेंथ पे भी अफेक्ट करते हैं। यानी अगर कोई पर्सन कॉन्टिन्यूसली सैड रहता है, एंशियस रहता है, तो उसकी वजह से जो है वो उसकी WBC की यानी उसकी वाइट ब्लड सेल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो सकती है।
नेक्स्ट आपके पास दो तरह की इमोशन बताए, एक प्राइमरी आता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी इमोशन वो होती हैं जो आप किसी भी सिचुएशन इवेंट को देखकर जो फर्स्ट टाइम रिएक्ट करते हो, वो आपकी प्राइमरी इमोशन आ जाती हैं, जिसमें जो है वो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, और ये नॉर्मली थोड़ी देर के लिए रहती हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ को देखा है, आप एकदम सैड हो गए हो, ठीक है, या किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया तो आप सैड फील करते हो, ये आपकी प्राइमरी इमोशन है। अब सेकेंडरी इमोशन होती है जो ड्यू टू प्राइमरी इमोशन आपको रिएक्शन हो सकता है, उस रिएक्शन को आप सेकेंडरी इमोशन कहते हैं, जिसमें आप जो है वो रिएक्शन है कि आप किस तरीके से फील करते हो, ये ज़्यादा देर के लिए रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी इमोशन। जैसे अगर आपका किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया, आप पहले क्या हुआ, सैड हुए, ये सैड आपकी प्राइमरी इमोशन थी। प्राइमरी इमोशन आप कुछ देर के लिए, सैडनेस के बाद आपको सेकेंडरी इमोशन क्या हो गया कि आप सैडनेस की वजह से इरिटेबल हो गए, आपका किसी काम में दिल नहीं होगा लगेगा, आप जो है वो, या आपको गिल्ट फील होगा कि मैंने उसके साथ क्यों ऐसा किया, या मैंने उस पर क्यों ट्रस्ट किया वगैरह वगैरह, या आपको जो है वो शेम फील कर सकते हो बीइंग सैड। तो ये सारी सेकेंडरी इमोशन आपके अंदर हो सकती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको ये प्राइमरी इमोशन बताइए, लव, जॉय, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, फियर, सारी आपकी प्राइमरी इमोशन है, और इनकी वजह से आगे सेकेंडरी इमोशन बताइए। जैसे ड्यू टू लव आपको सेकेंडरी इमोशन अफेक्शन, लस्ट या लॉन्गिंग, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है फॉर गेनिंग समथिंग, या फॉर अचीविंग समथिंग, या ऑब्टेनिंग समथिंग, वो आपको सेकेंडरी इमोशन हो सकती है। ड्यू टू जॉय आपके अंदर चीयरफुलनेस, खुश हो के, हैप्पी हो गए। कंटेंटमेंट आपको एक सेटिस्फेक्शन की, सुकून का एक एहसास होगा। ऑप्टिमिस्टिक, ड्यू टू प्राइमरी इमोशन ऑफ जॉय आप पूरी उम्मीद हो गए, आपको कि हाँ अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रिलीफ, आपको एक सुकून का एहसास होगा कि अब आपकी सारी एंजाइटी, फर्स्ट टेंशन ख़त्म हो गई है। सरप्राइज की बात है, एक सेकेंडरी इमोशन सरप्राइज ही आपके अंदर आएगी। एंगर की बात है, इरिटेबिलिटी आपके अंदर आ सकती है। एग्जास्पिरेशन आ सकता है, जिसमें आपको जो है वो आप बड़े डिस्टर्ब से होगे, इरिटेबल होगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा। डिस्कस आपके आपके जो है दूसरों के लिए आपका आपका नेगेटिव बिहेवियर होगा, यानी नफरत भरे आपके जज्बात आपके अंदर होंगे। टॉर्नमेंट, आप खुद को टॉर्चर करोगे, पेन को बर्दाश्त करोगे, खुद को हार्म जो है वो आप पहुँचाते हो, बताते हो। पेन को जो है वो अनबियरेबल पेन आपको जो है वो हो सकती है ड्यू टू एंगर। सैडनेस की वजह से क्या होगा, सफ़र, आप उस चीज़ से सफ़र करोगे कि एक आपको एक सेकेंडरी इमोशन आपके अंदर हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट, आप मायूस हो सकते हो, आपको लगेगा नहीं अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शेम फील हो सकता है, या निगलेक्ट, ये आपके अंदर सेकेंडरी इमोशन हो सकता है। आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हो, ये एक सेकेंडरी इमोशन आपके अंदर आ सकती है। फियर की वजह से आप हॉरर या नर्वसनेस, ये एक सेकेंडरी इमोशन की एग्जांपल है। आगे कुछ प्राइम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन दिखाई हैं। पॉजिटिव इमोशन में जैसे प्राइड, जिसमें आपको फ़ख्र महसूस होता है, ये एक आपकी सेकेंडरी इमोशन है। एम्पैथी, आप दूसरों को अंडरस्टैंड करते हो, दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हो, ये एक आपके पास प्राइम सेकेंडरी इमोशन आ जाती है, एक लेकिन पॉजिटिव है। हैप्पीनेस प्राइमरी इमोशन, होप है आपकी एक सेकेंडरी इमोशन है। फेथ सेकेंडरी इमोशन है, जो है एक प्राइमरी आपकी जो है वो इमोशन। लव एक प्राइमरी इमोशन है। एम्पैथी एक लफ्ज़ होता है, एक सिंपैथी। एम्पैथी मीन जिसमें आप दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हो, खुद को दूसरों की जगह रख के सोचते हो। सिंपैथी मीन जिस पर आप किसी के लिए पिटी फील करते हो, तरस खाने वाली जो फीलिंग होती है उसको आप कहते हो सिंपैथी। तो बीइंग अ नर्स, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यू शुड बी एम्पैथेटिक बट नॉट सिंपैथेटिक। नेगेटिव इमोशन की बात करें तो उसमें फियर आ जाता है आपके पास, हेट आ जाता है, एक सेकेंडरी इमोशन है। रिग्रेट, पछतावा आपको होता है। गिल्ट आपको होता है कि नहीं आपने कुछ गलत कर दिया है। सैडनेस एक प्राइमरी इमोशन है। शेम एक सेकेंडरी इमोशन है। एंगर एक प्राइमरी इमोशन आपके पास है लेकिन नेगेटिव। फिर एक्सप्रेशन बताया कि आप अपने इमोशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। अब आपके लोगों के साथ जो इंट्रैक्शन है वो भी हैविली अफेक्ट करता है, या वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी बाय इमोशन। यानी अगर आप अपनी इमोशन को किस तरीके से परसीव करते हो और उसको फिर किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। अगर आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहोगे, अपनी इमोशन को अच्छे तरीके से वो एक्सप्रेस करोगे, तो लोगों के साथ आपके ताल्लुकात, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर वही अपनी इमोशन को आप हर वक्त नेगेटिव इमोशन को डिस्प्ले करोगे, तो उसके बाद आपके रिलेशनशिप भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। आगे आपके पास ये डिफरेंट वेज बताए हैं जिस तरीके से आप अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। वॉइस के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है जिससे आप अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करते हो। अपनी वॉइस में डिफरेंट उतार चढ़ाव ला के। फेस एक इम्पोर्टेंट या विजिबल मीडियम है जिससे आप अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करते हो। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अच्छे, जब आप हैप्पी फील करते हो तो आपकी इमोशन फेशियल एक्सप्रेशन कुछ होते हैं, इसी तरह जब सैड होते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ होते हैं। पोस्चर में आता है कि आपकी बॉडी कितना है। अब आपने देखा होगा जब आप सैड फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो, आपका आई कांटेक्ट नहीं होता, आप बिल्कुल लेजी लेथार्जिक होकर बैठे होते हो। इसी तरह जब आप एक्टिव होते हो, आप हैप्पी होते हो सॉरी, तो आप बड़े एक्टिव होते हो। आपकी आंखों में एक शार्पनेस, एक खुशी की लहर नज़र आ रही होती है। तो वो आपकी जो है पोज है वो आपकी, उससे आप अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। जेस्चर, आपकी मूवमेंट,
कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप खुश होते हो तब आपके बॉडी के मूवमेंट जेस्चर कैसा होता है, और जब आप सैड होते हो तो आपकी मूवमेंट्स रहती है, तो वो भी जो है वो आपकी आपकी जो है वो शो करता है कि आप इस टाइम जो है वो क्या महसूस कर रहे हो, कौन सी इमोशन को जो है वो महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप एक 3 डायमेंशनल मॉडल बताया हुआ इमोशन को कि किस ऑन द बेसिस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ये 3 डायमेंशनल मॉडल बताया। ये बेसिकली हेरोल्ड स्कॉलबर्ग ने 1954 में एक 3 डायमेंशनल मॉडल बताया था इमोशन का ऑन द बेसिस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। एक प्लेजेंटनेस, दूसरा टेंशन रिजेक्शन एंड थर्ड आता है स्लीप टेंशन। उसने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आप डिसाइड कर सकते हो, आप बता सकते हो कि इस टाइम पेशेंट अच्छी इमोशन को यानी प्लेजेंट इमोशन को महसूस कर रहा है या वो अनप्लेजेंट है। इसी तरह उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के आप बता सकते हो कि वो एक चीज़ पे अटेंशन शो कर रहा है या उसकी टूवर्ड दैट थिंग या टूवर्ड दैट स्टिमुलाई उसकी वो रिजेक्शन शो कर रहा है। इस तरह द बेसिस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आप डिसाइड कर सकते हो इधर इस टाइम वो एक्टिव है या वो इस टाइम टेंशन में है या इस टाइम वो स्लीप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में। फर्स्ट डायमेंशन शो करता है डिग्री ऑफ आपकी प्लेजेंटनेस या अनप्लेजेंटनेस को। जैसे अगर आप पेशेंट को ही लव या हैप्पी फील कर रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बड़े खुश होंगे, वो प्लेजर जो है वो एक्सप्रेस करेगा अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। इस तरह अगर उसको गुस्सा या डिस्कस आया तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जो है वो अनप्लेजेंटनेस की फीलिंग शो होगी। सेकंड जो हमने बात की थी जिसमें आपका आ जाता है टेंशन एंड रिजेक्शन। अब अगर कोई पर्सन फियर्ड है या सरप्राइज है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे, आईज ओपन, वाइड आईज ओपन हुई होंगी, फ्लेयर नॉस्ट्रल होंगे या माउथ ओपन होगा, जो शो करेगा कि पेशेंट इस टाइम जो है वो फियरफुल है, सरप्राइज्ड है और फुली अटेंशन उसकी उसी चीज़ के ऊपर है। इतना अगर पर्सन की ऐसी इमोशनल सिचुएशन में जैसे सैड है या डिस्गस्ट की फीलिंग उसके अंदर आई है तो वो दूसरों की तरफ देखेगा नहीं या उसको इग्नोर करेगा, रिजेक्ट करेगा, निगलेक्ट करेगा, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वो रिजेक्शन जो है वो चीज़ शो होगी। लास्ट आ जाता है थर्ड आपका जिसमें जो है वो आता है कि जब पर्सन जितना ज़्यादा टेंशन में होगा उतने ज़्यादा उसके फेस से या उसकी बॉडी से या जितना ज़्यादा वो हैप्पी होगा उतना ज़्यादा वो अलर्ट और विजिलेंट आपको जो है वो नजर आएगा। और अगर वो बिल्कुल रिलैक्स है, टेंशन फ्री है, तो उसकी जो है फेशियल एक्सप्रेशन से एक बिल्कुल रिलैक्स स्लीप स्टेट जो है वो आपको शो होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अब आपके पास जैसे 7 इमोशन आपने पीछे पढ़ी है, फियरनेस की फिर फियर, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, भाई सारी आपकी यूनिवर्सल इमोशन। लेकिन अब हर कल्चर में आप ये इमोशन को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हो, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीके से ये इमोशन को जो है वो एक्सप्रेस करते हो। इस तरह अगर आप आगे बात करें फेशियल एक्सप्रेशन की तो इन यूनिवर्सल इमोशंस के जो है कुछ पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन है, लेकिन हर जो है वो कल्चर में ये इमोशन को डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। किसी कल्चर में जो है वो ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं एक पर्टिकुलर इमोशन के लिए, किसी के में कम होते हैं। इसी तरह हर कल्चर में डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं जो यूज़ की जाती हैं इन इमोशंस को, या डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो इन इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर अगर हम बात करें जाए तो कुछ जनरल थीम्स हैं जो इन इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। इस तरह हर कल्चर में जो है वो डिफरेंट किस्म के थीम्स हैं जो उन पर्टिकुलर इमोशंस को जो है वो ट्रिगर करते हैं। जैसे हो सकता है एक कल्चर में जो है वो अगर उनको जो है वो कोई अचीवमेंट हुई है तो शायद उनको जो है वो फॉर एग्जांपल कोई सक्सेस मिली है या उनका जो है वो बिजनेस में जो है वो अच्छा कोई आप कह लो अच्छा मूव आया, तो हो सकता है एक पर्टिकुलर कल्चर में उस चीज़ को देख के खुशी हो, लेकिन अदर कल्चर में वो उसके लिए नॉर्मल बात हो, हाँ हम तो हमेशा ही सक्सेसफुल रहते हैं तो हमारे लिए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उनका इमोशन जो है वो डिफरेंट तरीके या उनका एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो। इस तरह हर कल्चर में लोगों का उस इमोशन से रिलेटेड एटीट्यूड भी वेरी कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैटेगरीज ऑफ फॉर द थ्योरीज ऑफ इमोशन। 3 मेन आपकी थ्योरीज आ जाती हैं, कैटेगरीज ऑफ थ्योरीज आ जाती हैं। एक फिजियोलॉजिकल जो ये कहते थे कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है तो तब आपको इमोशन प्रोड्यूस होती हैं। न्यूरोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं जब आपकी ब्रेन के अंदर कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। कॉग्निटिव जो थ्योरीज ऑफ इमोशन है वो ये कहती थी कि जब आपकी थॉट्स में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से आपके इमोशन जो है वो अरोध होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि वही जो भी हमने पीछे डिस्कस किया आप ये देख सकते हो। फिर आपकी मेन ये 5 थ्योरी आ जाती हैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो आपको पेपर में आ सकती हैं। जैसे कि इसमें जेम लेंज थ्योरी आता है इमोशन की, कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन आता है, स्कैटर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन आती है, एक्टिवेशन थ्योरी, आर्नोल्ड थ्योरी आ जाता है। जेम लेंज थ्योरी जो हम पीछे डिस्कस करके आएंगे, ये थ्योरी कहती थी कि जब कोई इवेंट होता है तो पहले आपकी बॉडी अरोज होती है, फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, देन आप उसको इंटरप्रेट करते हो तो आप एक इमोशनल रिस्पॉन्स महसूस करते हो, यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी पहले अरोजल होता है, फिजियोलॉजिकल अरोजल होता है, देन आप इमोशन महसूस करते हो। कैनन बार्ड कहते थे कि नहीं,
कॉन्शियस एक्सपीरियंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या एरोजल एक साथ होते हैं, यानी पर्सन को इमोशन का महसूस होना या रोज होना बॉडी का उस स्टिमुलाई की वजह से दोनों एट अ सेम टाइम होते हैं। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में स्टिमुलाई आया, उसके नतीजे में आपकी बॉडी रोज भी होगी, हार्ट रेट इंक्रीज भी होगा, साथ भी आपके अंदर वो इमोशन भी महसूस होगी। स्कैटर सिंगल थ्योरी ऑफ इमोशन ये कहती थी कि इमोशन होती है दो फैक्टर की वजह से, एक आता है फिजियोलॉजिकल अरोजल और दूसरा आता है कॉग्निटिव प्रोसेस। इसने कहा था ये दो चीज़ें हैं, ये दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से इमोशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसने कहा था जब भी कोई स्टिमुलाई आएगा पहले उसके साथ ही आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल अरोजल भी होगा, यानी बॉडी में चेंज भी आएगा, और साथ कॉग्निटिव प्रोसेस भी होगा, यानी आपकी बॉडी उसको इंटरप्रेट भी करेगी, एंड देन यू विल हैव इमोशन। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशन। ये न्यूरोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन है। ये कहती थी, ये बेसिकली लेंसले ने जो है वो दी थी। वो ये कहता था कि इमोशन बेसिकली होती है जब आपके माइंड में, आपके ब्रेन अरोज होता है, उसमें जब कोई चेंज आता है उसके, तो उसकी वजह से आप इमोशन महसूस करते हो। जैसे अरोजल ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, या कॉर्टिकुलर फॉर्मेशन जब वो स्टिमुलेट होता है तो उसकी वजह से आपके कॉर्टेक्स जो है वो अरोज होता है और फिर जाके जो है वो आप इमोशन को महसूस करते हो। तो इन्होंने मेन ये कहा था कि जो कॉर्टेक्स ब्रेन का एरिया है कॉर्टेक्स, जब वो अरोज होगा तो उसकी वजह से आप इमोशन महसूस करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आर्नोल्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। आर्नोल्ड थ्योरी ऑफ इमोशन, इसमें जो आर्नोल्ड साहिब थे इन्होंने मेन जो अपना फोकस किया था, इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस पे किया था। इसने कहा था कि एक इंडिविजुअल इंटरप्रेट करता है अपनी फीलिंग को या उसने बात की थी कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस है इंडिविजुअल का, उसके थ्रू वो अपनी फीलिंग को इंटरप्रेट करता है और उसके बाद जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू वो इमोशन महसूस करता है, उसके अकॉर्डिंग टू अपने बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल करता है। इसने ये कहा था जो आपके पास है आर्नोल्ड थ्योरी ऑफ इमोशन, इसको आप आर्नोल्ड अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हो, या इसको आप जो है वो ये आर्नोल्ड जो है वो कॉग्निटिव मेडिटेशनल थ्योरी भी जो है वो कहते हो। जो आपके पास आर्नोल्ड थ्योरी है ये कहता था कि जब भी कोई सिचुएशन है, इवेंट आता है, तो सबसे पहले अप्रेज होता है। आप अप्रेज करते हो उस सिचुएशन को कि इधर वो अच्छी है या बुरी है, देन आप इमोशन महसूस करते हो, उसके बाद उस इमोशन के अकॉर्डिंग टू आपका एक्शन होता है। जैसे कि उसने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बुल देख लिया है, ठीक है, तो आप पिकनिक पे कहीं गए हो, आपने कोई बुल देख लिया, तो आप सबसे पहले उस सिचुएशन को एवेलुएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर मेमोरी एंड पास्ट एक्सपीरियंस कि बुल क्या एक डेंजरस एनिमल है या नहीं। अगर आप उसको परसीव करोगे कि बैड एनिमल है, डेंजरस एनिमल है, तो आप फौरन से आपके अंदर इमोशन जागेगी फियर के इमोशन जागने के बाद आपके बाद जो है वो फ़ौरन से आपका बिहेवियर जनरेट होगा जिसमें आप वहाँ से मूव अवे जो है वो कर जाओगे। फिर आता है लेजारस थ्योरी ऑफ इमोशन। इन्होंने बेसिकली आर्नोल्ड के वर्क को ही आगे बढ़ाया था। इसने ये कहा था कि जो आप इमोशनल स्टिमुलस को किस तरीके से एवेलुएट करते हो वो आपके इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, यानी जैसा आपकी एवेलुएशन होगी, जैसा आपका अप्रेजल होगा, उसके अकॉर्डिंग टू आपके अंदर इमोशन जो है वो जागेगी। तो अगर आप अपनी एवेलुएशन को कंट्रोल कर लो या उसमें चेंज लाओ तो उसके अकॉर्डिंग टू आपका इमोशनल रिएक्शन भी जो है वो चेंज हो सकता है। लास्ट आता है फेशियल फीडबैक थ्योरी। इसमें जो है वो ये हाइपोथेसिस था जो ये सजेस्ट करता था कि आपके अंदर के जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय योर फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे रखते हो, हैप्पी रखते हो, तो आपके अंदर अच्छी इमोशन जागेगी। अगर आप हर वक्त सैड रहते हो, उदास रहते हो, या किसी को फ्राउनिंग इस तरह की नज़र करके देखोगे उससे बड़ी नज़रों से, तो आपके अंदर इमोशन भी वही जागेगी। ऑल्ट्रेशन इन इमोशन की बात की जाए तो नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि आपकी बॉडी में जो डिफरेंट किस्म की इमोशन है उसमें चेंज आता रहता है, ऑल्ट्रेशन आता है, यानी आपकी इमोशन जो है वेरी होती रहती हैं डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट मूवमेंट। अभी आप कुछ महसूस कर रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद आप कुछ और महसूस करो। तो ये बेसिकली डिफरेंट जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ऑल्ट्रेशन ऑफ इमोशन हो सकती है। जैसे इंटरनल फैक्टर आपकी बॉडी के फिजियोलॉजी में कोई चेंज है तो उसकी वजह से आपकी इमोशन में कोई चेंज आ सकता है, या एक्सटर्नल फैक्टर में वेदर में कोई चेंज आया है, या लोग आप डिफरेंट सिचुएशन में गए हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट में गए हो, तो वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर आपकी इमोशन के अंदर ऑल्ट्रेशन कॉज कर सकते हैं। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जो ऑल्ट्रेशन ऑफ इमोशन है वो रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ इमोशन है, वो इमोशन आपके अंदर कितनी देर प्रेजेंट है। अगर आप एक लॉन्ग टाइम से हैप्पी हो तो उसके अंदर इमोशन के अंदर चेंज आने में भी टाइम लगेगा। अगर कोई इमोशन आपके अंदर थोड़ी देर के लिए तो वो जल्दी चेंज हो जाएगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट बताया कि वो लोग जो स्टेबल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, जिनके अंदर पर्सनैलिटी स्टेबल पर्सनैलिटी होती है, नॉर्मली वो डिफरेंट इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो ईजीली अपनी इमोशन को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सेंसिटिव पीपल होते हैं, अगर उनके अंदर कोई इमोशन आती है तो वो ज़्यादा देर तक के लिए रहते हैं। जैसे अगर वो सैड हैं तो एक लंबे टाइम के लिए सैड रहेंगे, उनसे अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जो ऑल्ट्रेशन इन इमोशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। यूनिवर्सली जो है वो हर बंदे के अंदर जो इमोशन है वो चेंज होती हैं। एवरी इंडिविजुअल जो है वो इस चेंज को महसूस करता है कि ये किस तरीके से चेंज है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये चेंज प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन सिचुएशन है जिसमें जब आप पर्सन की नेचर को जानते हो तो आपको पता चल जाता है कि अब इस सिचुएशन में ये इमोशन जो है वो डिस्प्ले हो सके, तो उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास टर्म आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस जी। आजकल जिस हम दौर से गुजर रहे हैं हमारे यहाँ जो है वो बच्चों को आईक्यू पे फोकस करने को आ जाता है, लेकिन ईक्यू पे फोकस करने पे कोई भी नहीं कहता। लेकिन आजकल के इन्वायरमेंट में अगर आपने सर्वाइव करना है तो आईक्यू ज़्यादा होने के साथ साथ ईक्यू भी आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप इंटेलेक्चुअली आप कैपेबल हो तो साथ साथ ज़रूरी है कि आपको अपनी इमोशन पे भी कंट्रोल करना आता हो। अदरवाइज़ आपने देखा है मेंटल हॉस्पिटल बहुत सारे ऐसे लोगों से भरा है जो पीएचडी स्कॉलर हैं, लेकिन इसके बावजूद मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली तो कैपेबल थे बट इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं थे। तो इमोशनली इंटेलिजेंट मीन कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप अपनी इमोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो और उनको मैनेज कर सकते हो कि किस तरीके से आपने अपनी इमोशन को समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। ये कुछ साइंस बताए हैं लो इमोशनल इंटेलिजेंस के। जब आप हर वक्त आर्ग्यूमेंटेड हो, बहस करते रहो लोगों से, तो आपके ये साइंस शो करता है कि आपके अंदर इमोशनली लो इमोशनल इंटेलिजेंस आप जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कम है। दूसरों को सुनो नहीं, हर वक्त ब्लेम करते रहो या हर वक्त इमोशनल आउटब्रेथ हो, यानी हर वक्त गुस्सा करो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना ना आता हो, तो ये भी साइन शो करता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो। ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताएं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सोशल स्किल। आप कितने एबल हो या बीइंग एबल हो कि आप क्रिएट कर सकते हो हेल्दी रिलेशनशिप को। अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना आता है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। अगर आपके अंदर अगर इतनी स्किल्स है, आप एक अच्छा डिसीजन मेक कर सकते हो, यानी और डिसीजन बनाने के बाद आप अपने उस डिसीजन से जो आपके आउटकम आने हैं उसको भी एक्सेप्ट करते हो, तो ये शो करता है आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। आप एम्पैथेटिक हो, आपको अपनी जो है वो आप कैपेसिटी है कि आप दूसरों की फीलिंग को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हो अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है। क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल हमें तब शुरू होते हैं जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं मानते, दूसरों के पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट नहीं करते। हम कहते हैं हम जो कह रहे हैं वो ही ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब गलत है, तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम ओरिजिनेट होते हैं। तो अगर आपके अंदर एम्पैथी है, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करते हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। सेल्फ रेगुलेशन, आपको पता है आपने अपने अंदर की इमोशन को कैसे रेगुलेट करना है। जब आप पीक पे अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन आ रही है तो आपने उनको कैसे कंट्रोल करना है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। तो वो एक चीज़ शो करती है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपनी थॉट्स का, अपनी फीलिंग का, अपनी मोटिवेशन का कितना पता है कि किस सिचुएशन में आप कैसे हो जाते हो, किस सिचुएशन में क्या। तो आपको जब अपना पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग टू उस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो उसको वो शो करता है कि आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करते हैं। आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी करते हो, उस पर कायम रहते हो, आप कितने एम्पैथेटिक हो, दूसरों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हो, अपने इमोशन को कैसे आप रेगुलेट करते हो और कितने अवेयर हो अपने बारे में। नेक्स्ट ये बताया कि इस तरीके से आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। आप सबसे पहले नोटिस करो किस तरीके से योर बिहेवियर अफेक्ट करता है, आपका बिहेवियर दूसरों पे कैसे अफेक्ट करता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो अगर आपको लगता है आपका बिहेवियर दूसरों को हार्म पहुंचा रहा है, दूसरे उसको नापसंद कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग टू उसमें चेंज ला सकते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने वर्ड्स, अपने एक्शन को जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ अगर मुझे से ये काम हुआ है तो ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे ये गलत, तो एक्सेप्ट करो उसको, बजाय कि उस पर आर्ग्यूमेंट करने के। मोटिवेट करना आपको खुद को आता हो, आपका एक एटीट्यूड पॉजिटिव हो, एक्टिव लिसनिंग अगर आप में है, आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हो, दूसरों से फीडबैक लेते हो और फिर उसको एक्सेप्ट भी करते हो, गुस्सा नहीं करते हो कि क्यों उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। आपको अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको पता है कि आपने उससे कैसे रिजॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना है, या उस गलती से कैसे सीखना है, ना कि जो है वो रिएक्ट करने के, गुस्सा करने के। असर्टिव हो, आपको अपनी बात दूसरों को कम्युनिकेट करना आता हो एक पॉजिटिव, एक ऑनेस्ट वे में, जो है वो एक प्रॉपर वे में दूसरों को एम्पथाइज हो, यानी आपके अंदर एम्पथी हो, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को, दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड अगर कर सकते हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। या आपको सेल्फ अवेयर, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग, अपने एक्शन का पता है। तो इन सारे तरीकों से आप अपनी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको इन्हांस कर सकते हो या इमोशनली इंटेलिजेंट आप हो सकते हो।
मैं आगे बताया कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट इमोशन आ जाती है तो उसको कैसे मैनेज करो, लंबे गहरे सांस लो, उस सिचुएशन को एनालाइज करो जिसकी वजह से आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग इमोशन प्रोड्यूस हुई है या वो डिफ़िकल्ट इमोशन में आप गए हो, उस सिचुएशन से अवे मूव कर जाओ। कोई लिखना चीज़ें शुरू कर दो या कोई म्यूज़िक सुनना शुरू कर दो माइंड डाइवर्जन के लिए, या उस सिचुएशन को अपनी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करो, तो तब भी आप उस इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप जो है वो वॉक कर सकते हो या जिम कोई ज्वाइन कर लो उस दौरान, या सेल्फ टॉक खुद से कमी बातचीत कर सकते हो, या फिर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए कह सकते हो डज इट मैटर इन अ ईयर, क्या अभी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कुछ टाइम के बाद, कुछ लम्हों के बाद, कुछ वक्त के बाद क्या ये चीज़ें मेरे लिए मैटर करेगी, नहीं तो वाई आई एम स्ट्रेसिंग, मैं क्यों उस चीज़ पे जो है वो इतना अपसेट हो रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एक एग्रेशन बताया। एग्रेशन क्या होता है कि बेसिकली साइकोलॉजी में एग्रेशन रेफर करता है रेंज ऑफ बिहेवियर को जिसकी वजह से किसी को फिजिकली या साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है, किसी को या आपको खुद को या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इन्वायरमेंट में जो है वो जब फिजिकली या साइकोलॉजिकली हार्म हो सकता है, आपको खुद को, दूसरों को या ऑब्जेक्ट को, तो उस स्टेट को आप कहते हो, उस कंडीशन को आप कहते हो, उस बिहेवियर को कहते हो आप एग्रेशन। चार तरह के एग्रेशन बताएं, एक एक्सीडेंटल होता है, एक एक्सप्रेसिव होता है, एक इंस्ट्रूमेंटल और एक होस्टाइल आ जाता है। ये पहले आपके पास तीन फॉर्म बताइए एग्रेशन के। या तो एग्रेशन फिजिकल हो सकता है जिसमें आप फिजिकली किसी को हिट करते हो, हार्म पहुंचाते हो, किकिंग, बाइटिंग, वेपन वगैरह यूज़ करना है, टॉयज़ को ब्रेक करना है, या दूसरों की पोजेशन जो है, दूसरों की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय करना। वर्बल एग्रेशन जिसमें थ्रू वर्ड आप अपने जो है वो एग्रेशन शो करते हो, या आप अपने बॉडी जेस्टर से जो है वो एग्रेशन शो करते हो, ठीक है, जिसमें जैसे आप किसी को बुला वगैरह करते हो, ठीक है, या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो वर्बल एग्रेशन में आता है। इमोशनल एग्रेशन जिसमें आपके अंदर एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशन जो है वो आप एक्सपीरियंस करते हो और उसके अकॉर्डिंग टू फिर जो है वो आप डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हो। टाइप ऑफ एग्रेशन में अगर आ जाए तो सबसे पहले एक्सीडेंटल फॉर्म आ जाती है, नॉन इंटेंशनल फॉर्म है, जिसमें जो है वो आपको इंटेंशनली आप नहीं करते हो, किसी केयरलेसनेस की वजह से आपको एग्रेशन आप शो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन जो है वो कोई टैक्सी पकड़ने जा रहा है, रास्ते में जो जो चीज़ें हैं उस हरी हरी में अनइंटेंशनली वो उन चीज़ों को तोड़ता या उनको हिट करता जो है वो चला गया, तो ये जो उसने एग्रेशन शो किया ये एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ एग्रेशन है। एक्सप्रेसिव फॉर्म जिसमें इंटेंशनल होता है, आप इंटेंशनली वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हो लेकिन उससे किसी को फिजिकली या हार्म नहीं पहुंचता, ठीक है, फिजिकली जो साइकोलॉजिकल हार्म नहीं पहुंचता। जैसे बच्चे अक्सर जो है अगर उनकी बात ना सुन जाए तो वो क्या करते हैं, टॉयज़ को जो है वो फेंकते हैं उठा के, या बुक्स हैं तो उनको फाड़ना शुरू कर देंगे, तो ये एक एक्सप्रेसिव एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। होस्टाइल एग्रेशन जो इंटेंशनल होता है जिसमें आपकी इंटेंशन होती है किसी को हार्म पहुंचाना, जैसे बुला वगैरह या किसी को गॉसिपिंग या र्यूमर स्प्रेडिंग, ये सारी वो चीज़ें जैसे आप साइकोलॉजिकली या फिजिकली किसी को हिट करना तो आप उसको हिट करके एग्रेशन शो करते हो। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन आता है जो किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे, या जब किसी के राइट्स जो है पे वंस राइट्स आर इन क्वेश्चन, तो जैसे आप कोई बात कर रहे हो कि फलां पर्सन का वो राइट है उसको मिलना चाहिए, या आपका ये राइट आपको मिलना चाहिए लेकिन वो ना मिला, तो उस बात पे जो आप उस कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे जो आपके अंदर गुस्सा आता है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ठीक है। या हर्टिंग अनदर पर्सन इन रॉबरी में जो है आपने कोई पर्सन रेजिस्ट करता है, आपको चीज़ नहीं दे रहा तो उधर आप उसको हर्ट कर देते हो, तो वो एक इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन आ जाता है। ये भी जो है वो आपके पास आप कह लो सम हाउ जो है वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है और इंटेंशनल भी हो सकता है। अफेक्टिव जो फॉर्म आ जाती है आपके पास ये यूजली अनप्लान होता है, ठीक है, टेंड टू अकर हो जाता है इन हीट ऑफ मूवमेंट, यानी आपने प्लान नहीं किया होता कि आप किसी को हार्म पहुंचाओगे, आप एग्रेसिव हो जाओगे, लेकिन हीट ऑफ मूवमेंट में आप हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल समवन जेल एट द एम्प्लॉय एट द मॉल, क्योंकि उसको जो है वो जो चीज़ चाहिए थी वो उसको नहीं मिल रही थी, जब वो नहीं मिलती तो ऑल ऑफ सडन वो जो है वो एग्रेसिव हो जाता है और उन पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बताई थी एग्रेशन की जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आप अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को कैसे मैनेज करो या कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले वो ट्रिगर आइडेंटिफाई को जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, उन ट्रिगर्स को ख़त्म करो, गुस्सा खुद ही ख़त्म हो जाएगा। टॉक टू समबडी, गुस्से में किसी से बात करो बट तमीज़ के दायरे में रह के बात करनी है, एग्रेसिव बिहेवियर में नहीं, अदरवाइज अगला आपको सुनेगा नहीं। डीप ब्रीदिंग करने, लंबे गहरे सांस लेने ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। वॉक करना शुरू कर दो या एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, उससे भी जो है वो आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। स्टेप अवे फ्रॉम द उस सिचुएशन से मूव होकर कहीं और चले जाओ, या अपनी थिंकिंग चेंज कर दो, अपनी सोचें बदल लो कि जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा था तो आप अपनी जब माइंड सेटअप चेंज करते हो, थिंकिंग चेंज करते हो, तो उससे भी आपका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो याद रहे कि गुस्सा एक एनर्जी है, एक इमोशन है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी। उस एनर्जी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करो, बजाय कि उस एनर्जी से आप दूसरों को हिट करो, हार्म पहुंचाओ, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज़ करो, वॉक करके यूज़ कर लो, एक्सरसाइज करके
कर लो, कोई काम करके यूज़ कर लो, लंबे गहरे सांस लेकर यूज़ कर लो, या दिमाग का इस्तेमाल कर करके किसी भी वे में उस एनर्जी को पॉजिटिव वे यूज करो, यानी उसको चैनलाइज करो, बजाय ये कि उसको अपने अंदर अंदर रख रख के हाइपर टेंसिव हो, ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करो, प्रॉपर वे में चैनलाइज करो। इसके साथ आपका इमोशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो जाएगा।